हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो एंजल नंबर्स दिखाई पड़ते हैं वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्विन फ्लेम्स को दिखाई पड़ते हैं। ऐसे जो भी लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गो थ्रू करते हैं उन्हें दिखाई पड़ते हैं, या तो फिर अगर वो किसी तरह की स्पेसिफिक उन्होंने विश को मांगा हो और या फिर किसी और के थ्रू उस हेल्प को लेने की कोशिश करी हो। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल शेयर करती हूँ। बहुत टाइम की बात होगी, 16-17 की बात होगी, 2016-17 की बात है ये। तो एक फीमेल थी जो कि एक्चुअली में बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक थी। तो अब ये ब्लैक मैजिक वगैरह में बहुत ज़्यादा होती थी। तो ये किसी के पास जाती थी जो कि सॉर्ट ऑफ वाइट मैजिक करते हैं, ब्लैक मैजिक नहीं कह सकते हैं। तो उनका ना काम होता था एंजल्स के थ्रू प्रेयर करके उस किसी भी काम को करवाने का। एंड देन अब क्या होता है कि तो वहाँ पर जो भी इसने अपनी शादी के लिए बोला था, तो जिससे भी शादी के लिए बोला था, तो ये लड़की वहाँ पर जाती है। एंड तो वहाँ पर इसने ये क्लियरली बताया था कि ऐसा ऐसा है कि ये कोई वाइट मैजिक नहीं, मतलब कोई ब्लैक मैजिक नहीं करते, वाइट मैजिक करते हैं, वो भी प्रेयर्स के थ्रू। तो अब इसको मैंने उस टाइम पे बोलते हुए सुना था कि इसको पता नहीं ये 11-11 नंबर इतना ज़्यादा क्यों दिखाई पड़ रहा है। तो अब यही बात इसने मेरे सामने बोली थी। क्यों? क्योंकि आई थिंक ये एक आध हफ्ते के लिए मेरे साथ आकर रही थी मेरे घर पर, क्योंकि ये किसी दूसरी सिटी से आई थी। तो इसको कुछ जॉब की हेल्प चाहिए थी, तो मैंने हेल्प करी थी, तो इसलिए मेरे साथ रुकी हुई थी। ये पहली बार था जब कोई फीमेल मेरे साथ एक हफ्ते के लिए रुकी हो, अदरवाइज मैं किसी को टॉलरेट कर ही नहीं सकती। तो ठीक है, उसके बाद जॉब नहीं थी तो हेल्प करनी थी। तो अब क्या होता है कि अब तो इसने तभी बोला था कि पता नहीं क्यों उसे ना ये बार बार नंबर दिखाई पड़ रहा है और ये बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो वहाँ से फिर जब मुझे एंजल नंबर दिखाई शुरू पड़ने लगते हैं, मतलब अवेकनिंग के तुरंत बाद ही, तो एक तो मिररिंग नंबर्स दिखाई पड़ते हैं। 11-11 तो चलो दिखाई पड़ ही रहा था। तो जितनी भी नंबर्स की फ्रीक्वेंसी होगी ना, 1111, 222, एंड देन उसके बाद में बड़े सारे नंबर हैं, 333, 444, 555, एक भी नंबर छूटा नहीं होगा जो दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। तो जितने भी एंजल नंबर्स होते हैं कि कुछ ही नंबर से शायद ऐसे रह गए होंगे जो मुझे नहीं दिखाई पड़े होंगे, बाकी सारे दिखाई पड़ते थे और आज भी दिखते हैं। तो अब इसमें जैसे 69 नंबर है, 696 है और बड़े सारे नंबर है एंजल नंबर्स में अगर आप देखोगे। तो जब ये मुझे नंबर्स दिखना शुरू हुए ना, तो नोटिस तो किया मैंने कि मिररिंग नंबर मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। एंड देन उसके बाद में और भी जो सारे नंबर थे, तो मैंने वहीं पर इस डिसीजन को लिया था। समझ में आया कि ये एंजल नंबर्स हैं, जो भी जैसे भी बताया गया मुझे डिवाइन के थ्रू। तो मुझे ये था कि अभी मुझे इसमें करना क्या है, मैं क्या कर सकती हूँ एंजल नंबर्स का ना। सिर्फ आपको मैसेज ही तो डिकोड करना होता है, और तो आप क्या ही करोगे। जैसे जैसे मैं अपना इनर वर्क कर रही थी, आगे बढ़ रही थी, तो जो मिररिंग नंबर्स दिखाई पड़ते थे और जो 696 है या फिर 69 नंबर है और भी जो बड़े सारे नंबर है वो तो दिखाई पड़ते ही थे। साथ में इन नंबर्स की भी फ्रीक्वेंसीज चेंज होती थी। कभी याद आएगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, बट कई सारे बड़े ऐसे नंबर्स होते हैं जो शायद आपको सुनने को भी नहीं मिलेंगे। लेकिन जब वो रिपीट हो रहा है तो मुझे पता है कि मेरे लिए वहाँ पर कोई ना कोई मैसेज है। कई बार ये बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाता था मेरे लिए। क्यों? क्योंकि एक तो ये जो कार्मिक ट्विन फ्लेम था, इसका मुझे नाम हर जगह दिखाई पड़ता था। मैंने कहा एक तो अभी इससे पीछा नहीं छूटा, ऊपर से ये एंजल नंबर को फिर भी आप एक बार कोई दिक्कत नहीं है, देख लो, दिख रहा है जितनी बार भी, बहुत ज़्यादा दिख रहा होता था कई बार ना, कि वो इरिटेटिंग होता ही था मेरे लिए। तो कैसे अवॉइड करा जाए, कोई ऑप्शन नहीं है इसके लिए। बट देन उसके साथ में कार्मिक ट्विन फ्लेम का नाम बार बार दिखाई पड़ना, तो ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता था। बट देन क्या ही कर सकते थे, हमें तो आगे बढ़ना था। तो मैंने क्या करा है वहाँ पर कि मैसेज को कैसे चेक करना है। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि अगर जैसे मैं 11-11 नंबर की बात करूँगी तो मैं ये कहूँगी कि वो एक ही सेम मैसेज है जो हर इंसान के लिए है, दुनिया भर के इंसान के लिए। तो ये गलत होगा। क्यों? अभी मैंने आपसे एक स्टोरी शेयर करी है, जो जिस फीमेल की मैं बता रही हूँ वो मटेरियलिस्टिक थी, सेल्फिश थी और वो ब्लैक मैजिक में भी इन्वॉल्व थी। तो उसकी बहुत सारी चीज़ें पता थी मुझे। तो ये कोई अच्छी लड़की नहीं थी। लेकिन क्या हुआ कि किसी इंसान से इसने हेल्प ली जो कि वाइट मैजिक करता था, एंजल प्रेयर्स के थ्रू लोगों की विशेस को पूरा करता था। तो इसने शादी के लिए वहाँ पर करी थी, तो इसलिए उसको वो एंजल नंबर दिखाई पड़ रहा था। ट्विन फ्लेम्स के अलावा जो बाकी लोग हैं, चाहे वो नॉन ट्विन फ्लेम्स हैं या जो भी, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ स्पिरिचुअल अवेकनिंग से ट्विन फ्लेम्स ही गो थ्रू करते हैं, या फिर एम्पैथ्स, स्टार सीड्स या फिर लाइट वर्कर्स। इनके अलावा जो नॉर्मल ह्यूमंस हैं ना, जो भी थोड़े बहुत अच्छे होंगे, अच्छे लोग ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गो थ्रू करते हैं। कोई भी बेकार इंसान स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गो थ्रू नहीं करता है। वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। कार्मिक ट्विन फ्लेम वाला जो केस है, जब मैंने वहाँ पर डिवाइन से क्वेश्चन किया था कि क्या ये इंसान स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गो थ्रू करेगा, तो जिसकी नीयत अच्छी होती है, जिसके कर्म अच्छे होते हैं और 2-3 चीज़ें जो वहाँ पर बताई गई थी, वही इंसान ऐसा स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गो थ्रू करता है।
तो ये जो फीमेल थी जिसने उस इंसान के थ्रू वाइट मैजिक के थ्रू अपनी उस विश को फुलफिल करने के लिए बोला था, तो ये अभी इस बीच में मेरे पास आकर रहती है क्योंकि इसको जॉब की ज़रूरत थी। मैंने इसे अपनी ही कंपनी में हायर किया था, मैं एक अच्छी डेजिग्नेशन पे थी, तो अब मुझे ना इसे दूसरी सिटी में भेजना था। अब सारा सब कुछ मेरे हाथ में कंट्रोल होता था, तो कोई मुझे पूछने वाला नहीं था कि तुम्हें जो करना है तुम करो। तो इसका भी कोई इंटरव्यू वगैरह हुआ नहीं एंड जॉब इसको ऑफर कर दी मैंने। एंड अब क्या होता है कि ये एक हफ्ता मेरे साथ रही है, इसने यही बोला कि इसको जॉब चाहिए, ये ज़रूर बताया था कि इसको शादी करनी है, इसने वहाँ पर जाके इस तरह से बोला है, रिक्वेस्ट करी है। अच्छा, अब अचानक से क्या होता है, कल इसे जाना है, इसको मैंने दूसरी सिटी के लिए कंपनी के थ्रू टिकट्स वगैरह मैंने बुक करके दी थी, जो फ्लाइट टिकट्स वगैरह थी, एंड वहाँ पर इसका होटल वगैरह सब कुछ बुक किया था। मतलब कल मॉर्निंग 6 बजे की फ़्लाइट है, तो ये आज रात को 11 बजे मुझे बताती है कि ये नहीं जा पाएगी क्योंकि इसकी शादी फिक्स हो गई है। तो ये वो टाइम था जब इसने वो रिक्वेस्ट करवाई है किसी के थ्रू ना, जो प्रेयर करते थे। तो जब इसकी विश फुलफिलमेंट का टाइम था ना, कि विश पूरी होने वाली थी, तब इसे वो 11-11 नंबर दिखाई पड़ रहा था, जो कि इसकी शादी की विश थी वही पूरी होने वाली थी। तो अगर आपको एंजल नंबर्स दिखाई पड़ रहे हैं और अगर आप खुद को ट्विन फ्लेम समझ लेते हो, आपको अपने नेचर, बिहेवियर, कैरेक्टर, थॉट प्रोसेस का बहुत अच्छे से पता होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि आप ट्विन फ्लेम हैं या नहीं है। तो सिर्फ एंजल नंबर्स के दिखने के बेसिस पर आप खुद को ट्विन फ्लेम नहीं कह सकते हैं। और उसके बाद में उस लड़की को फिर दोबारा वो नंबर नहीं दिखाई पड़ा है। मतलब उसकी शादी हो जाती है, शादी मैंने अटेंड करी है, उसकी पेरेंट्स ने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे दी थी। उस टाइम का कुछ टाइम था ऐसा कि जहाँ पर वो उन्हें मेरी हेल्प चाहिए थी, तो ठीक है मैंने कर दी थी, उस घर में कोई बड़ा था नहीं। तो उसके बाद उसको वो नंबर्स नहीं दिखाई पड़ते, फिर वो अपनी नॉर्मल लाइफ जीती है। तो ये तो इस लड़की ने किसी से हेल्प ली थी, वो थोड़े टाइम के लिए इसको नंबर दिखाई पड़ता है। अब मेरे साथ क्या हुआ कि मुझे तो अवेकनिंग जैसे ही होती है, नंबर्स एकदम दिखाई पड़ना शुरू हो जाते हैं, और ऐसा कोई नंबर रहता होगा जो मुझे नहीं दिखाई पड़ता होगा। तो मुझे इरिटेशन होती थी कि यार मुझे ये नंबर्स क्यों दिखाई पड़ते हैं इतने ज़्यादा। बट हाँ ठीक है, पता था कि अवेकनिंग हो चुकी है, तो इनके पीछे कोई ना कोई मैसेज है। अब अवेकनिंग के बाद जो चीज़ें मैं रियलाइज़ करती हूँ कि जो चीज़ें नॉर्मल इंसानों के लिए बहुत बेसिक चीज़ें हैं ना, कि वो रोज़ डेली लाइफ में फॉलो करते हैं, इजीली कर पाते हैं, वो मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क हो रखी थी उस टाइम पे। और जो इंसानों के लिए सबसे कठिन होता है, सबसे टफ होता है, वो मेरे लिए बड़ा मजाक का खेलता कि मैं उसे चुटकी में कर लेती हूँ। तो ये चीज़ मुझे अवेकनिंग के बाद में रियलाइज़ होती है, और ये मेरे लिए बड़ा टफ रहा। अब ये कौन सी चीज़ें होती थी, जैसे मैं बचपन से सोती नहीं थी, स्पिरिट जो भी अटैक्स होते थे डार्क फोर्सेस के थ्रू, एंड उनकी वजह से मैंने रात को सोना छोड़ दिया था। तो अब इतना टाइम हो चुका था, 25 साल हो चुके थे, अचानक से ये आदत तो बदलनी नहीं थी, और ये मेरे लिए ज़रूरी था। क्यों? क्योंकि एक तो मुझे एस्ट्रल ट्रैवल बड़ा हुआ था, प्लस में जो मुझे मैसेजेस चाहिए थे, जैसा कि मुझे कर्स हीलिंग करनी थी, ऊपर से कार्मिक ट्विन फ्लेम के बारे में रियलिटी मुझे नहीं पता थी। कार्मिक ट्विन फ्लेम है ये तो एंड में जाके पता चलता है ना, जब वो डिवाइन मैस्कुलिन मुझे दिखाई जाते हैं, उससे पहले तो नहीं पता था। तो और वहाँ पर ये जो डार्क फोर्सेस हैं वो अलग खेल खेल रही थी, वो भी आई थिंक एक चीज़ पेंडिंग है जो मुझे शेयर करनी है। तो एस्ट्रल ट्रैवल के लिए तो सोना बहुत ज़रूरी था, एंड अब ये जो डार्क फोर्सेस थी ना, इनका ये चाहिए था इन्हें कि मैं सो ना पाऊँ। क्यों? क्योंकि मैं तो गाइडेंस फॉलो कर रही थी ना, मुझे समझ में आ रहा था। तो अब इन्होंने बहुत दुखी करके रखा हुआ था, एंड मैं क्या ही करती, कितनी भी स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन लगाओ, एंड देन उसके बाद में तो प्रॉब्लम होती थी। अगर आप सो भी पाए तो एस्ट्रल ट्रैवल में जाके कहीं ना कहीं अटैक ज़रूर होते थे। तो अब स्टिल मुझे खुद को सुलाने में 3-4 घंटे लगते थे, कई बार मैं नहीं सोती थी, पूरी रात निकल जाती थी, पूरा दिन निकल जाता था कि मैं खुद को कैसे सुलाऊं, चाहे मैं फ्रीक्वेंसी म्यूज़िक सुनूं या फिर मैं कोई और जतन करूं सोने के लिए, बट मैं नहीं कर पाती थी। इसको करने में मुझे बहुत टाइम लगता है। अब प्रॉब्लम इसलिए भी हो रही थी, क्यों? क्योंकि एक तो मैं नाइट शिफ्ट में वर्किंग थी, एंड वीकेंड होता है तभी मैं सोती थी रात को, बट वो भी ऐसे निकलता था कि मैं नहीं सो पाई। मॉर्निंग में 1-8 घंटे के लिए मैं सो जाऊंगी, अदरवाइज़ नहीं सोऊंगी। फिर अब इस हैबिट के लिए मुझे बार बार गाइडेंस दी जाती थी एंजल नंबर्स की वजह से। तो एक तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क होता था, जो मैं जब तक मैंने जॉब करी तब तक मैं इस चीज़ पर कंट्रोल नहीं लगा पाती हूँ। इतना आसान नहीं था। एक तो मैं नाइट शिफ्ट में जॉब कर रही थी, तो मैं ये सोचूँ कि मैं 2 दिन में मैनेज कर लूँगी, फिर मैं वापस बैक टू रूटीन आ जाऊँगी, तो ये पॉसिबल नहीं था। तो फाइनली जब मैं जॉब छोड़ती हूँ, तो उसके बाद में जाकर मैं स्टिल मुझे 2-4 महीने का टाइम लगता है। फिर कॉन्टीन्यूसली मुझे 1 साल उसमें प्रैक्टिस करनी पड़ी है कि अब क्या करना है, किन किन चीज़ों पर मुझे कंट्रोल लगाना है, ताकि मैं आराम से सो पाऊँ। तो बाकी लोगों के लिए तो ये इतनी बड़ी कोई बात नहीं होती, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती होगी कि उन्हें इतनी ज़्यादा सोने में प्रॉब्लम है, बट मेरे साथ होता था। दूसरा, मून एनर्जीज़ की वजह से नींद ज़रूर डिस्टर्ब होती थी। तो जैसा कि अगर फुल मून है, न्यू मून है, या कुछ एक आधे ऐसे एनर्जी पोर्टल्स होते हैं जिनमें आज भी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, बट एटलीस्ट फॉर्चुनेटली अब मैं सो पाती हूँ रात को, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एंड अब मैं डे टाइम में अपना जो मुझे काम करना होता है, तो वो रूटीन बहुत टाइम लगता है मुझे चेंज करने में। अवेकनिंग के बाद भी 3 साल तक मैंने जॉब करी है, एंड उसके बाद में फिर मैंने 1 साल का गैप लिया है। तो जब मुझे एंजल नंबर्स दिखाई पड़ते थे ना, तो जब मैं उसको डीकोड करती थी, तो मुझे ये मैसेज होता था कि अब क्या होता है कि अब डीकोड करना कैसे है। मैंने क्या करा था, मैं वही बता देती हूँ। मैं नहीं जाके सुनती हूँ कि किसने क्या बता रखा है एंजल नंबर्स के लिए, कि इस पर्टिकुलर नंबर का पर्टिकुलर मैसेज होता है, क्योंकि मेरे लिए ये चीज़ें नहीं है।
हर इंसान के लिए वो मैसेज डिफरेंट हो सकता है। आप कौन सी सिचुएशन में हो, आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको सबको पता होता है। अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हो तो उसके लिए मैसेजेस होते हैं। आप सो नहीं रहे हो, उसके लिए मैसेजेस होते हैं। आप अगर बहुत ज़्यादा लेज़ी हो रखे हो और बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में हो तो उसके लिए भी मैसेजेस होते हैं। तो मैं क्या करती थी कि जैसे भी जो मुझे एंजल नंबर दिखाई पड़ा, जो मिररिंग नंबर है चलो उसकी तो बात ही अलग है, मैं उसके लिए नहीं चेक करती थी। इनिशियल डेज में ज़रूर चेक करा है मैंने, और मुझे तो पता था अभी तो मैं इनर वर्क शुरू करा था तो आगे ही बढ़ना था, और एंड भी पता था कि कहाँ पर जाकर मुझे पता चलेगा कि मैंने इनर वर्क कंप्लीट कर लिया है। तो अब जो मुझे डिफरेंट नंबर्स दिखाई पड़ते थे, तो जब मैं उनको जाकर गूगल करती थी ना कि एंजल नंबर मीनिंग, मतलब एंजल नंबर लिखा है गूगल में और मीनिंग, तो वहाँ पर ना आपको बहुत सारे मैसेजेस आएंगे, चाहे हेल्थ के रिलेटेड, फाइनेंसिस के रिलेटेड और बाकी सारी और भी चीज़ें होती हैं। तो मेरे लिए कौन सा मैसेज है? अब अगर मैं खाना टाइम पर नहीं खा रही हूँ तो मुझे पता है ना कि मैं नहीं कर रही हूँ और उसमें लिखा हुआ है, तो वो मेरे लिए मैसेज है, बाकी मेरे लिए नहीं है। वहाँ पर और भी सारी चीज़ों का दिया हुआ है। तो कहने का मतलब है कि सबसे आसान तरीका है कि डीकोड कैसे करना है एंजल नंबर के मैसेजेस को। अब कई बार ऐसा भी मैसेज होता था कि जैसे मेरी हेल्थ ख़राब होती थी उस टाइम पे ना, बहुत ज़्यादा हो जाती थी जो अटैक्स की वजह से, और उसके बाद में जो मैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रही थी ना, जो एक्टिवेशंस बॉडी में हो रहे थे, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा हेल्थ ख़राब होती है। तो उसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ आपको रेस्ट ही करना होता है, फिर आप ये कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं कर सकते और ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, ये मैंने आपको पहले भी कहा है। तो पहले आप प्रॉपर रेस्ट ले लो। तो जो मैं नहीं करती थी, मैं इसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश करती थी कि नहीं, मुझे नहीं रुकना है। अब दूसरी हैबिट के लिए जो मुझे मैसेजेस दिए जाते थे कि मेरा जो फूड स्केप करती थी, मैं चाइल्डहुड से करती थी, मैं मतलब एक हफ्ते के लिए स्केप कर दिया, नहीं खाया। और जब घर से बाहर रहना शुरू करा है तो कई बार मुझे याद है कि एक 2 महीने भी मैंने फूड को स्केप करा है। सिर्फ टी कॉफ़ी पे मेरा दिन निकल गया। ऐसे करते करते रियलाइज़ हुआ कि यार 1 महीना निकल गया मैंने 1 महीने में खाना कितनी बार खाया है? 1-2 बार खाया है। हाँ ठीक है, टी कॉफ़ी पिया है, कुछ स्नैक्स वगैरह हल्का फुल्का खा लिया होगा, बट निकल गया। तो ये क्या होता था, ये बहुत गलत आदत थी। और जब मैं बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन से गो थ्रू कर रही थी उस मैजिक एंड स्पेल्स की वजह से, तो हेल्थ तो बहुत ज़्यादा स्पॉइल होती थी। तो वहाँ पर क्या हुआ, जब नई हालत होती थी ना खाना बनाने की, मैं अकेले रहती हूँ तो मैं बाहर से खाना ऑर्डर करती थी, तो वो ना और ज़्यादा नुकसान करता था। क्यों? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ। दूसरों के हाथ का खाना पानी मेरे लिए समझ लो एक जहर टाइप ही होता है। तो वो सुधरने की जगह पे और चीज़ें बिगड़ जाती थी, बट कोई ऑप्शन तो होता नहीं था क्योंकि मेडिसिन भी खानी होती थी उस टाइम पे 10 साल की पेनफुल जर्नी में मैंने मेडिसिन को बंद नहीं करा है बिल्कुल भी। कहने का मतलब यही है कि हमें सबको पता होता है कि हमारी लाइफ में हम कहाँ पर अभी कौन से स्टेज पर हैं, कौन से लेवल पर हैं और हमें कहाँ पर पहुँचना है। अगर आपको पता ही नहीं है आपको कहाँ पे पहुँचना है तो आप काम कैसे करोगे ना? आप तो स्टक रहोगे, थोड़ा बहुत कर लिया फिर छोड़ दिया। तो जब तक हमें एंड गोल का पता नहीं होता ना, हम इनर वर्क ढंग से कर नहीं सकते हैं। तो मेरे गोल्स हमेशा से क्लियर रहते हैं। अगर मैं स्पिरिचुअल गोल्स की भी बात करूँगी ना, जो कि मैंने अवेकनिंग के बाद में सेट करे थे कि ये मेरा फाइनल गोल है इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, तो मुझे एंड गोल पता है ना, और अभी मैं कहाँ पर स्टैंड करती हूँ मुझे वो भी पता था। तो इसलिए भी मुझे पता होता है कि अब मेरे लिए एंजल नंबर्स के थ्रू में कौन सा मुझे मैसेज दिया गया है। और जैसे ही मैंने इनर वर्क करना शुरू करा है तो मैं एक चीज़ को कंट्रोल लगा रही थी, एक चीज़ पर, एक आदत पर, तो दूसरी उभर के सामने आ रही थी। और जो ये स्पिरिट्स थी जो कि ट्रिक कर रही थी, कि जैसे शॉपिंग कराने की जो आदत थी, शॉपिंग में जो कर रही थी, तो मुझे रियलाइज़ हुआ, मैंने कहा ये तो गलत चीज़ है ना। जितना मैं अमाउंट अर्न कर रही हूँ उतने महीने की उतने अमाउंट की मैं शॉपिंग कर रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा गलत आदत है। और जो अचानक से फॉर्म हुई थी तो मैंने कहा ये तो गलत चीज़ है, तो मैंने इस पर कंट्रोल लगाने की कोशिश करती थी ना मैं, तो यहाँ पर और बड़ी सारी चीज़ें, ये डार्क फोर्सेस जो है एनर्जीज क्रिएट कर देती थी। तो उस पर कंट्रोल आपको लगाना ही पड़ता है, और वो सिर्फ और सिर्फ आपकी ज़िद ही उसमें हेल्प करती है, और कोई कुछ भी हेल्प नहीं कर सकता है इसमें। तो देन उस पर फिर मैंने ज़िद के साथ में कंट्रोल लगाया कि नहीं, इतनी शॉपिंग कोई अच्छी बात नहीं। और मैं क्या शॉपिंग करी थी? टैरो डेक्स, जितना स्पिरिचुअल स्टफ था वही सारी चीज़ें। कई बार मैसेजेस मुझे एंगर पर कंट्रोल लगाने के लिए दिए जाते थे कि नहीं, एंगर नहीं शो करना है। एंगर शो करने का एक तरीका होता है जो कि मुझे डिवाइन बहुत टाइम से बोल रहे थे, जो मेरी गलती रही है, बट ठीक है, जैसे भी रही है लाइफ। एंड तो यहाँ पर चेंजेस करने थे ना कि इसे बंद कर देना था। ये एक बहुत पावरफुल एनर्जी है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो कई बार इसके लिए भी क्या होता था कि अब एक तो मैं इनर वर्क कर रही हूँ, और अगर गुस्सा आया है किसी चीज़ पे, किसी इंसान पे, तो फिर वो जल्दी तो जाएगा नहीं। तो उसमें मेरा 1 हफ्ता 15 दिन खराब होता था, तो वो एनर्जी वर्क भी फिर सारा ज़ीरो हो जाता ना। तो इसलिए भी उस पर कंट्रोल लगाने के लिए कहा जाता था। तो जब मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी ना इन आदतों को चेंज करने में, इन्हें सुधारने में, और मुझे खुद की तरफ से नहीं आ रही थी, ये जो एंटिटीज थी ना ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। अब जैसे शुगर क्रेविंग जिसे कहते हैं, तो जो कार्मिक ट्विन फ्लेम होता है ना, उसको
आदत होती है उसकी वजह से ना आपको शुगर क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है। तो ये अचानक से मुझे होने लगा था आई थिंक अवेकनिंग के बाद से बहुत ज़्यादा। और अगर आप शुगर इनटेक बहुत ज़्यादा करते हो जो कि अगेन नेगेटिव एंटिटीज़ को इन्विटेशन ही होता है एक तरह से, तो और मुझे बचपन से आदत नहीं है, मैं इससे दूर रहती हूँ क्योंकि मुझे पैरासाइट्स का इशू रहता था, तो मैं शुगर बिल्कुल भी लेना पसंद ही नहीं करती हूँ। लेकिन अवेकनिंग के बाद में इतनी ज़्यादा क्रेविंग होती थी और ये कार्मिक ट्विन फ्लेम की वजह से होती थी। तो ये चीज़ें इंटरकनेक्टेड थी। जब तक कार्मिक ट्विन फ्लेम से मैं डिटैच नहीं होती तब तक उन नेगेटिव एंटिटीज़ के जो अटैक्स हैं वो भी कम्प्लीटली रुकते नहीं हैं। तो जब भी मुझे नंबर दिखता था, जो भी एंजल नंबर डिफरेंट होता था, मैं उसको जाकर मैसेज ज़रूर चेक करती थी। और कई बार क्या होता था, सेम मैसेज मुझे डिफरेंट एंजल नंबर्स के थ्रू दिया जाता था। तो मुझे था ठीक है, कोई बात नहीं, मैं रुकी नहीं हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ। अगर मैंने अभी कोशिश करी है, अगर कॉन्टीन्यूसली कुछ चीज़ को प्रैक्टिस करने की कोशिश करी है, उसमें बीच में स्टॉप लग गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं रो कर हार कर बैठ जाऊँगी। मैं थोड़ा सा गैप लूँगी 2-3 दिन का, उसके बाद मैं उसको फिर से शुरू करूँगी। और इसी तरह से आप किसी भी नेगेटिव टॉक्सिक हैबिट को ब्रेक कर सकते हो। इसका और कोई सोल्यूशन नहीं होता है। तो 2020 में जब मेरी अवेकनिंग हुई है, उसके बाद से 2023 तक जब तक मैं जॉब कर रही थी, तब तक मेरी ये जो ईटिंग हैबिट है ना, इसमें बैलेंस नहीं आया था। इसमें क्या होता था कि एक तो मेरे पास काम बहुत ज़्यादा होता था, ऑफिस का बढ़ता ही जा रहा था, दिन ब दिन बढ़ रहा था। तो अब उसकी वजह से ना मैं क्या करती थी, स्केप तो मैंने करना बंद कर दिया था क्योंकि मेरे पास ना अब ये ऑप्शन था नहीं। अगर मैंने फूड स्केप करा है तो मुझे याद है 2017 से जो गेम खेलनी शुरू करी ना डिवाइन ने, कि बॉडी में इस तरह से पेन क्रिएट कर देना कि मैं फोर्सफुली फिर मैं खाना खाऊंगी। तो मुझे ना डर लगता था उस पेन से। क्यों? क्योंकि वो ऐसा पेन होता ना, फिर वो किसी टैबलेट और इंजेक्शन से भी जाता नहीं था। तो आई रियलाइज कि जानबूझ के करा जा रहा है कि नहीं, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, खाना मुझे खाना पड़ेगा। तो करते करते मैंने 2023 तक इस चीज़ को कंटिन्यू करा कि मैं खाना ज़रूर खाऊंगी, चाहे मैं खुद से बनाकर खाऊं या मैं बाहर से ऑर्डर करके खाऊं। तो मुझे तो ये करूंगी ना मैं, एक बार आदत पड़ेगी तो फिर एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर मैं खुद से रोज़ कुकिंग करूंगी और रोज़ खाना खाऊंगी। मतलब मेरे लिए वार्निंग थी कि तुम रोज़ खाना खाना शुरू कर दो। तो जैसे जैसे मैं अपना इनर वर्क में आगे बढ़ रही थी ना, तो मुझे ये गाइडेंस थी कि तुम बाहर से खाना खाना बंद कर दो। क्यों? क्योंकि जो मैंने इतना सारा इनर वर्क करा होता था ना, वो भी एक तरह से ज़ीरो हो जाता था अगर बाहर का खाना मैं खा रही हूँ। क्योंकि वो कैसे कैसे हाथों से बनकर आया होता है, वो एनर्जी तो होती है ना। मैं हमेशा से उसे हील कर ही खाती हूँ, चाहे पानी पीना हो चाहे खाना खाना हो। बिना रेकी हीलिंग के मैं अपना कोई भी फूड इनटेक या फिर वाटर इनटेक कभी नहीं लेती हूँ। बट स्टिल ये गाइडेंस थी कि तुम्हें बाहर से खाना नहीं खाना है। तो अब क्या होता है कि जब 2023 तक मेरी ये आदत नहीं सुधरती है ना, तो मैं क्या ही कर सकती थी, क्योंकि मैं तो वर्किंग थी। तो मुझे था कि मैं खाना स्किप कर नहीं सकती हूँ, नहीं तो मुझे इस तरह से पेन डिवाइन क्रिएट कर देंगे। तो वो भी एक तरह से थ्रेट था। तो जब मैंने 2023 में जॉब छोड़ी है और जिस स्पिरिचुअल प्लेस पर मैं शिफ्ट करती हूँ, तो ये बहुत पॉश लोकेलिटी थी, बहुत बड़ी सोसाइटी थी। अब इसके अंदर ही जो भी था, तो रेस्टोरेंट्स वगैरह सारे बने हुए थे। बट ये था कि अब मैं जॉब नहीं कर रही, तो मैं खाना खुद से घर पर बनाऊँगी। अच्छा जी, अब क्या होता है कि मुझे ना शॉपिंग में किचन आइटम्स की बहुत ज़्यादा शॉपिंग करने की आदत थी। यूज़ नहीं होगा बट कर करके रखा हुआ है इसको शॉपिंग पे। वो एक गलत आदत है। आपको इस तरह से सामान को इकट्ठा नहीं करना चाहिए। वो भी डार्क एनर्जीज़ को इन्विटेशन होता है, स्टक एनर्जीज़ को रिवील करता है। तो अब क्या होता है कि जिस होटल में मैंने वो रूम लिया था 1 साल रहने के लिए, उसमें एक छोटा सा किचन था और मुझसे छोटे किचन में खाना बनता नहीं है। तो ये छोटा किचन इसलिए दिया गया था कि ताकि मैं इतना सारा सामान नहीं लेके जाऊंगी। तो मैं जब वहाँ पर शिफ्ट करती हूँ तो मैं बहुत सारा 80% सारा सामान किचन का निकाल कर जाती हूँ, कि मैंने उसको हटा दिया कि है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं रखने के लिए वहाँ पर। तो अब क्या होता है कि एक तो रोज़ खाना बनाना था यहाँ पे, क्योंकि जॉब छोड़ दी मैंने और बाहर से खाना नहीं खाना था। उसके बाद में अभी जो छोटा सा किचन था ना, कि ये क्यों करा, ताकि मैं बहुत सारा सामान नहीं रखूँ। तो जब मैं शिफ्ट कर रही थी ना, उससे पहले मैंने डिवाइन को बोला था कि मुझे पता था कि मेरे लिए जो लोकेशन डिसाइड करी जा रही है सारा डिवाइन ही कर रहे हैं, मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ। जितनी बार भी मेरा घर चेंज हुआ, घर डिसाइड किया, सारा डिवाइन का डिसाइड किया हुआ है, क्योंकि वहाँ पर लेसन्स होते थे, कार्मिक लेसन होते थे। तो जब मैं यहाँ पर मैं शिफ्ट करने वाली थी, तो मैंने डिवाइन को बोला था मुझे ना जो प्रॉपर्टी चाहिए इस बार 5 स्टार होटल की तरह चाहिए, ऐसा मैंने उन्हें बोला था। तो अब क्या होता है, उसके पीछे ना रीज़न थे। जो यहाँ से वहाँ मुझे अभी तक घर चेंज हो रहे थे ना, उसमें कुछ मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। तो मुझे नहीं, अब मुझे इस तरह का घर चाहिए। तो जब ये एग्जैक्टली 5 स्टार ही था, 5 स्टार होटल था जहाँ पर मुझे ये रूम मिलता है। तो अब वो होटल था, उसके अंदर वो छोटा सा किचन था। तो जब मैं पहुँचती हूँ तो मैं हंसने लगी। मैंने कहा आप बहुत तेज़ हो ना, कैसे एक काम को करवाने के लिए, जब वो कहते ना कि सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो उंगली तो टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। तो मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं अब तो। और 1 साल के लिए मैं उसका वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी थी। और हाँ, मुझे प्रॉब्लम हो रही थी उस छोटे से किचन में खाना बनाने में। तो मुझे ये होता है कि मेरा बेडरूम छोटा हो चल जाएगा, लेकिन मुझे किचन बड़ा चाहिए होता है। कुकिंग की आदत है, कुकिंग करना मुझे पसंद है, बट दिन छोटे किचन में काम नहीं होता। तो मैं हंसने लगी, मैंने जानबूझ के करा ना आपने ये।
तो डिवाइन कहते हैं इतना टाइम हो गया तुम्हें बोलते बोलते, तुमने ऐसे चेंजेस करे कहाँ हैं? तो अब तो कोई ऑप्शन बचा नहीं। मैंने ठीक है फिर अब तो कोई मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं, अब तो मैं शिफ्ट कर चुकी थी। तो यहाँ पे क्या होता है, ये एक तरह से मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ। एक तो मेरी आदत पे कंट्रोल लगता है जो मैं इतने टाइम से कंट्रोल नहीं लगा पाई थी। उसके बाद में मतलब जो शॉपिंग वाली हैबिट है, टैरोडेक्स तो चलो वो कभी बंद नहीं हुए हैं, कम ज़रूर मैंने कर दिया था, लेकिन किचन वाली जो बात है, तो अब इस छोटे से किचन की वजह से ना मैं 1 साल तो मैं वहाँ पर रही हूँ, तो मैं उस आदत पर कंट्रोल लगा पाती हूँ। और मैंने बड़े हाथ जोड़े थे डिवाइन के, रिक्वेस्ट करी थी कि नहीं अब की मुझे इस तरह का घर नहीं चाहिए, मुझे घर बड़ा चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं ये देख के चल रही हूँ कि मैंने तो कुछ करा नहीं है इस जर्नी में, मैं तो बस सिर्फ चल रही हूँ, है ना। मैंने सिर्फ राइट डिसीजंस लिए हैं, वही मेरा काम है, और तो कुछ भी नहीं करना है मुझे। तो कब कहाँ पे जाना है, कब कहाँ पे किससे मिलना है, ये सब डिवाइन डिसाइड करते हैं। तो मुझे पता है मैंने वहाँ पर जब रिक्वेस्ट करी है, अब जब 1 साल होने वाला था तो मुझे नहीं पता था कि अब क्या करना है। ये अननोन वाला जो प्लेस होता है ना कि जर्नी इनटू द अननोन, ये लास्ट वाला फेज था। तो मैंने ठीक है जैसे आपकी इच्छा, तो वहाँ पर डिवाइन ने एक पावर को बंद कर दिया था कि अब तुम फ्यूचर नहीं देख पाओगे कुछ टाइम के लिए। मैंने कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपकी इच्छा। तो तब मैंने इनको बड़ा रिक्वेस्ट किया कि नहीं मैं ना इस गलती पे मैं सुधार कर लेती हूँ और मैं इसको रिपीट नहीं करूँगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ। जब मैंने प्रॉमिस करा है, कमिटमेंट दिया है कि हाँ मैं इस गलती को रिपीट नहीं करूँगी, कि अननेसेसरी की जो शॉपिंग होती है ना किचन की, वो मैं नहीं करूँगी अब। तो उसके बाद जब मैंने शिफ्ट कराया तो मुझे बहुत बड़ी प्रॉपर्टी दी जाती है मेरे मन मुताबिक, जिसको कहते हैं ना कि ये है तो 3 BHK का इसमें स्पेस, 1 BHK बना हुआ 3 BHK के स्पेस में, और किचन बहुत बड़ा है। तो मैंने कहा बहुत थैंक यू बोला मैंने कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अब आप मुझे ऐसा करके देने वाले हो। तो जितनी भी टॉक्सिक हैबिट होती है ना, आप उसको जब काम करना शुरू करते हो उसके ऊपर, तो वो बार बार ना आपकी लाइफ में रीऑकर होने की कोशिश करती है, कि दोबारा से आपकी लाइफ में जगह बनाने की कोशिश करती है। अगेन होता है तो ये एनर्जी का ही खेल है। तो इस पे ना आपको कॉन्शियसली बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो जब से मैंने इस प्रॉपर्टी पे शिफ्ट करा है मैं बहुत खुश हूँ। तो अब जहाँ पर मैंने शिफ्ट किया, ये अगेन डिवाइन की ही डिसाइड करी हुई प्रॉपर्टी थी, एंड देन और ये हमेशा ऐसे ही चलेगा। क्योंकि मुझे जब मैं एक बार परेशान हुई थी कि मैं घर क्यों नहीं बाय कर पा रही हूँ, पैसे होते हुए भी नहीं कर पा रही हूँ, तो वहाँ पर रियलाइज़ होता है कि ये सब चीज़ें फ्यूचर से कनेक्टेड है। मेरा काम ही ट्रैवल का है, तो एक जगह पर रह के आप करोगे क्या। और इस पे और भी एक ही लाइफ में अटैचमेंट होता था, वो भी घर से। मैं जहाँ पर रहती थी मैं उसे बहुत सजा धजा कर रखती थी घर को ना, कि घर से बाहर नहीं जाना है चाहे जो मर्जी हो जाए। तो ये एक गलत हैबिट होती थी। जब ये अटैचमेंट टूटा है तभी वो रूड अवेकनिंग होती है वहाँ पर, जो भी इंसिडेंट की वजह से हुआ है। तो उसके बाद से ना फिर मैंने घर को डेकोरेट करना छोड़ दिया। एंड देन अब जो भी एक आध मेरे अंदर और अटैचमेंट है ना, जैसे मुझे प्लांट से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, तो उसकी भी आदत मुझसे छुड़वाई गई। क्योंकि मैं तो ट्रैवल करती रहूँगी ना आजीवन, तो ये सारे प्लांट्स तो मैं लेकर ट्रैवल नहीं करूँगी तो इसलिए भी उनसे भी मुझे डिटैच होना पड़ा। तो अभी जो किचन आइटम की शॉपिंग की आदत है ना, जो बहुत पुरानी है और बहुत ज़्यादा थी, तो इस पे कंट्रोल लगाने में मुझे साल भर का टाइम लगता है। जब ज़बरदस्ती करवाई गई है मुझसे, ये कह सकते हैं कि जब वो छोटी सी किचन मुझे दिया गया है होटल रूम में, तो अब जब मुझे बहुत बड़ी प्रॉपर्टी दी जाती है ना उस रिक्वेस्ट के बाद में कि नहीं मैं अभी ये गलती रिपीट नहीं करूँगी, तो जैसा कि डिवाइन को पता है कि मैं जब उन्हें कोई कमिटमेंट देती हूँ तो मैं उसे तोड़ती नहीं हूँ। इंसानों को दिया हुआ कमिटमेंट ज़रूर मैं तोड़ देती हूँ अगर ये समझ में आए कि भाई वो इंसान गलत है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डिवाइन को दिया हुआ कमिटमेंट मैं कभी भी नहीं तोड़ती हूँ। तो जब मैंने ये कमिटमेंट दिया है तो अब ये आदतें दोबारा से वापस आने की कोशिश करती हैं कि मैं दोबारा से वही चीज़ें शुरू कर दूँ। अब मेरे पास बहुत बड़ा स्पेस है, तो नहीं मैंने क्या करा कि मैं हर 6 महीने में ना, या फिर हर 2-3 महीने में एक मैंने आदत फॉर्म कर ली है कि मेरे पास ऐसा कौन सा सामान है जो मुझे यूज़ नहीं करना है, जो यूज़ नहीं हो रहा है बहुत टाइम से, तो उसको मैं रिप्लेस कर देती हूँ, हटा देती हूँ। तो इससे क्या होता है, मेरी जो आदत मैंने सुधारी है उस पर कंट्रोल लगा रहता है। और जो प्रॉपर्टी बाय करने वाला इशू था कि मुझे गुस्सा आ रहा था कि मैं क्यों नहीं कर पा रही, उससे ना बार बार ये प्रॉब्लम कुछ ना कुछ आ रही थी। तो उसमें बाद में जब डिवाइन मैस्कुलिन की आइडेंटिटी रिवील होती है तो वहाँ पर बताया जाता है कि डिवाइन मैस्कुलिन का क्या है कि वो आजीवन ट्रैवल ही करेंगे। तो अगर हम, जैसे हर इंसान का सपना होता है ना कि आप चाहे अकेले रह रहे हो या किसी के साथ में रह रहे हो, पार्टनर के साथ में रह रहे हो, तो एटलीस्ट एक घर हो जहाँ पर आप टिके रहो। तो हमारी लाइफ में ना ये कभी नहीं होगा, हम आजीवन ट्रैवल ही करते रहेंगे डिफरेंट प्लेसेस पे। तो इसीलिए ना वो आदत डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर तो है, वो तो उन्होंने फॉर्म करी हुई है, जबकि वो अपनी डिवाइन फेमिनिन साइड से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं। जहाँ पर भी वो रहते हैं तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इस तरह से एक फीमेल अपने घर को बहुत अच्छे से सजा के रखती है ना, एंड वो कलरफुल चीज़ें। तो उनका ये है कि जहाँ पर भी रहेंगे हम ऐसे ही रहेंगे, बट हम ये नहीं कर सकते हैं कि जिस हिसाब से दूसरे लोग रहते हैं कि एक प्लेस पर रह रहे हैं और बहुत लंबा टाइम तक रहेंगे। तो इसमें क्या होता है, अगर आप ऐसा रखते हो तो फिर आपके पास सामान भी बहुत सारा होता है, फिर उसको फिर आप कैसे रिप्लेस करोगे ना। कल को मुझे कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर ट्रैवल करना है तो मैं अपने प्लांट्स कैसे लेकर जाऊँगी ना, वो प्रॉब्लम है। मेरे पास एक्वेरियम होता था, मुझे वो भी हटाना पड़ा, क्योंकि वो पॉसिबिलिटीज़ नहीं थी। तो करते करते भी जो आदतें फॉर्म हुई हैं वो फ्यूचर को देखते हुए ही डिवाइन ने फॉर्म करवाई हैं। सो अगर आप एक ट्विन फ्लेम हो और आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, आपको एंजल नंबर्स दिखाई पड़ रहे हैं, और अगर आपने किसी तरह का इनर वर्क शुरू नहीं करा है,
तो ये समझो कि वो एंजल नंबर्स पे आप देख देख के आप करोगे भी क्या ना उसका, क्योंकि वो तो आप उससे अपनी प्रोग्रेस का ध्यान रख सकते हो। जैसे कि मैं तो इनर वर्क कर रही थी, मैं तो कंट्रोल लगाने की कोशिश कर रही थी, हाँ बीच बीच में मैं रुक रही थी, बट मुझे था कि मुझे रुकना नहीं है, थोड़ा सा गैप लेकर मैं इसे फिर से शुरू करूँगी और इसी तरह से मैं इसे कंट्रोल लगा सकती हूँ। तो अगर आपको पता ही नहीं है आपको पहुँचना कहाँ पर है, तो फिर आप शुरू भी क्या करोगे ना। तो इसलिए क्लैरिटी का होना बहुत ज़रूरी है कि एंड गोल क्या है और वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप्स लेने पड़ेंगे। और अब जैसे कि मुझे तो पता था ना कि मेरी कहाँ कहाँ पर मुझे चेंजेस करने हैं, जैसे कि मेरा फूड हैबिट, ईटिंग हैबिट्स, सोने के लिए, एंड देन ये जो अननेसेसरी का सामान मैंने रखा हुआ था। कॉर्पोरेट लाइफ में थी तो कपड़े बहुत सारे होते थे जो यूज़ भी नहीं हो रहे हैं, एंड कोविड टाइम में तो अलग ही लाइफ हो गई थी कि आप एकदम फ्री होकर रह सकते हो ना अपने घर में, आप कहीं नहीं जा रहे हो। तो बहुत सारी चीज़ें बदल गई थी, एंड देन करते करते इन चीज़ों को रिप्लेस करने में, हटाने में टाइम लगता है, बट देन फाइनली उन आदतों को मैंने फॉर्म करा है। तो जैसे कि कार्मिक ट्विन फ्लेम की वजह से ना मुझे शुगर क्रेविंग बहुत ज़्यादा होने लगी थी अवेकनिंग के बाद से, और मैं हमेशा इन चीज़ों से दूर ही रहती हूँ। अब एक बार क्या होता है, जब मैंने शिफ्ट ही किया था ना उस प्लेस पे, स्पिरिचुअल प्लेस पे, तो रात के आई थिंक 11:45 हो रहे थे, एंड सोसाइटी के अंदर बहुत सारे आउटलेट्स, बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स, सब कुछ था। तो ये 11:45 बजे की टाइम है, इसने बोला मुझे कि मुझे कुछ मीठा खाना है, और इतनी स्ट्रॉन्ग क्रेविंग थी कि मेरे लिए कंट्रोल करना मुश्किल था। तो मैंने कहा मैं अब इतनी रात को मीठा कहाँ से लेकर आऊँ रात हो रही थी, स्पिरिचुअल प्लेस था और वो शॉप्स बंद होने वाली थी, तो मुझे पता था कि वो 11 बजे बंद होती है। मैंने कोई बात नहीं, अब वो इतना ज़्यादा पुश था कि मुझे जाना ही पड़ा। देन आई हैड टू गो हेड एंड मैंने आइसक्रीम बाय करी, और तो कोई ऑप्शन था नहीं। मैंने और तो क्या ही बाय करेंगे, थोड़े टाइम का है, क्योंकि अगर बाय करके रखोगे तो आपका बार बार मन करेगा ना खाने का। तो मैं इसलिए ना घर में रखती नहीं थी कोई भी शुगर आइटम। तो अब ये लास्ट क्रेविंग थी, मुझे याद है। बट हाँ, ये है कि कार्मिक ट्विन फ्लेम की वजह से शुगर क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है, जो कि आपको कम्प्लीटली अवॉइड ही करनी है। अदरवाइज़ क्या होगा ना, आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगी, क्योंकि नेगेटिव एंटिटीज़ को शुगर बहुत ज़्यादा पसंद होता है। दो आप जो बाकी डीडीज़ के साथ में काम करते हो वहाँ पर भी आप उन्हें फूड ऑफरिंग्स करते हो, बट देन जब तक कि आपकी कंप्लीट हीलिंग नहीं हुई है तब तक आपको शुगर अवॉइड करना होता है। तो आप अपनी क्रेविंग्स पर नोट करो। अब मुझे तो पता था कि मैं चाइल्डहुड से शुगर अवॉइड ही करती हूँ, बिल्कुल अवॉइड करती हूँ। तो अब लेकिन ये इसकी वजह से मुझे इतनी ज़्यादा क्रेविंग्स होती थी, तो फाइनली इस पर कंट्रोल लगता है और परमानेंटली लगता है फिर। और जैसे कि दूसरे लोग अपनी फिजिकल बॉडी पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, तो मैंने कभी नहीं रखा था। तो मेरे लिए ये भी रिमाइंडर होता था कि नहीं, इसका ध्यान रखना शुरू करो। तो अवेकनिंग के बाद ना मुझे जो प्रायोरिटीज़ कराई गई है कि मेरी हेल्थ सबसे ज़्यादा मेरी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अदरवाइज़ तो मैं ना तो इनर वर्क कर पाऊँगी, और ना ही मैं जो मेरे सोल मिशन है या फिर और बाकी सारे जो गोल्स हैं उनको पूरा कर पाऊँगी, जो कि रियलिटी थी। तो इसलिए मुझे इसको प्रायोरिटी बनाना पड़ा। तो आप देखो, और अभी आप कौन से लेवल पर हो, क्या आपके अंदर सारी अच्छी आदतें हैं या जो आदतें गलत हैं। अब मैंने आपको बता दिया, मैं तो कभी भी ना तो अल्कोहल में थी, ना ही कोई और गलत आदतें, लेकिन ये जो छोटी छोटी आदतें ना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बन गई थी कि ईटिंग हैबिट्स को सुधारना, हेल्दी फूड ही खाना है। बाहर से भी अगर मैं खाना ऑर्डर करती थी तो मैं बहुत सिंपल फूड ही ऑर्डर करती थी, बट वो मेरे लिए जहर हो रखा था कि भाई बाहर से खाना नहीं खाना है। तो लेकिन हाँ, कई बार घर में अगर मुझे बनाना है तो मैं फ्राइड खाना जैसे कुछ भी बना लिया, तो वो भी मना होता था। तो अवेकनिंग के बाद क्या होता है, जब आप इनर वर्क करते हो ना, तो बहुत सारे चेंजेस आपकी बॉडी में होने लगते हैं, और वहाँ पर आपकी ईटिंग हैबिट्स को चेंज करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन रह नहीं जाता है। अदरवाइज़ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। तो आप अपनी ईटिंग हैबिट्स को सुधारो, और अपने बाकी टॉक्सिक कार्मिक जो भी पैटर्न्स हैं आपकी लाइफ में उनको नोटिस करो। अगर जैसे लेजीनेस भी बहुत ज़्यादा एक गलत आदत है, तो ये भी एंटिटीज़ की वजह से ही होता है, ताकि आप लेजीनेस में रहो, आप अपना इनर वर्क ना करो, या फिर मन नहीं कर रहा है अंदर से कुछ भी करने का। ये इंटेंशनली एंटिटीज़ के थ्रू करा जाता है, ये आपको समझना पड़ेगा। मैंने भी अवेकनिंग के बाद ही समझा था। तो जब मैंने डिवाइन मैस्कुलिन को देखा, तो मैं देखती हूँ कि उनके अंदर तो सारी ही अच्छी आदतें हैं। अगर हम ईटिंग हैबिट्स की बात करेंगे, सवेरे मतलब अगर अर्ली मॉर्निंग में उठ जाना, ब्रह्म मुहूर्त में अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को करना, अर्ली मॉर्निंग में नहाने के बाद भी उनके सारा पूजा पाठ शुरू हो जाता है, वो भी अर्ली मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में। तो मैं तो जब रिचुअल्स परफॉर्म करती थी तभी मैं करती थी, बाकी डेज में तो मेरा 7-8 AM ही नहाना होता था। अदरवाइज तो जब मैंने रिचुअल परफॉर्म करने तब मैं 4 AM ज़रूर नहाती हूँ। तो लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन की आदतें शुरू से है, और वो कैफीन इनटेक लेते ही नहीं है। तो मुझे टी कॉफ़ी की आदत होती थी, और जब इनर वर्क करना शुरू करा है तो मैंने देखा कि मुझे कुछ फूड से एलर्जी होने लगी है, कि मैंने कहा यार ये क्या हो गया, ये तो ऐसा कभी हुआ नहीं था। बट अब असेंड तो मैं हो ही रही थी ना, तो उसकी वजह से भी। बट जब डिवाइन मैस्कुलिन को देखती हूँ तो जिस तरह से वो ऑलरेडी असेंडेड है ना, वहाँ तक पहुँचना मेरे लिए मुश्किल था। मैंने कहा मैं बहुत आगे निकल कर आई हूँ, लेकिन इनके लेवल को मैच करना मेरे लिए अभी भी डिफ़िकल्ट है।
तो एंजल नंबर्स को डीकोड आप इसी तरह से कर सकते हो। जब भी कोई भी नंबर आपको दिखाई पड़ रहा है तो पहले तो नोटिस करो क्या फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। जनरली तो फ्रीक्वेंसी तभी चेंज होगी जब आप इनर वर्क कर रहे होगे। चाहे अगर आपने थोड़ा बहुत करके रुक भी गए हो तो भी आपको मैसेजेस दिए जाते हैं कि आपको रुकना नहीं है। तो उन मैसेजेस को समझने का सबसे आसान तरीका है गूगल पर जाकर उस नंबर का मीनिंग ढूंढो। वहाँ पर एक लंबी चौड़ी लिस्ट आपको दिखाई पड़ेगी, उसमें अलग अलग एरियाज जो मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल, ये सारी चीज़ें वहाँ पर दी होती हैं और आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन से एरिया के लिए आपको ये मैसेज दिया गया है। इससे आसान तरीका हो ही नहीं सकता। और जैसे कि लोग बताते हैं कि इस पर्टिकुलर, तो जो एंजल नंबर्स के लिए वीडियोस दिखाई पड़ते हैं कि इस एंजल नंबर का ये मीनिंग है, तो मैंने इस चीज़ को कभी भी फॉलो नहीं किया है। क्यों? क्योंकि शुरू से मुझे पता था कि मुझे कौन कौन सी चीज़ों पे काम करना था। अब आपको एंजल नंबर दिखाई पड़ रहा है तो आप उसका क्या कर रहे हो। अब जैसे कि अगर हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम से रिलेटेड, तो अगर पहले भी मैं बता चुकी हूँ, इनिशियली आप कार्मिक ट्विन फ्लेम से ही मिलते हो और ऐसा आपको बहुत बार फीलिंग आएगी या फिर लोग बताते हुए मिलेंगे कि भाई अब आपका रियूनियन होने वाला है। इस एंजल नंबर का दिखने का मतलब है कि आपका रियूनियन होने वाला है। तो ये इन चीज़ों में आपको पढ़ना ही नहीं है। ये क्या होता है, गलत चीज़ें हैं और ऐसा कुछ नहीं होता है। और जब तक आपने काम करा नहीं है तब तक तो आप किसी भी तरह का रिजल्ट एक्सपेक्ट ही मत करना। तो अब जैसे कि कई बार ना ऐसा सुनने को मिलता है ना कि कार्मिक साइकिल एंड होने वाला है, बहुत सारे टैरो रीडर्स के थ्रू या फिर आपको जो चैनलर्स हैं वो भी बोलते हुए मिलेंगे कि आपके लाइफ में कार्मिक साइकिल एंड होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कार्मिक साइकिल कभी भी खुद से एंड नहीं होता है, आपको करना पड़ता है। और हाँ, ऐसा कई बार आपको फील होगा कि भाई वो कार्मिक ट्विन फ्लेम जो आपसे बात नहीं कर रहा है वो अब आपकी तरफ आने वाला है। ये क्यों होता है? क्योंकि ये ऐसा होता है और इसको एक्चुअली में डिवाइन ने रोका होता है, इंटेंशनली रोका हुआ था। देखो मेरी लाइफ में तो मैंने डिवाइन को बोला था कि इसको रोक देना, ये मेरी तरफ आना नहीं चाहिए। उसके पीछे कई सारे रीज़न होते थे जो मैंने प्रीवियस अपने एक्सपीरियंसेस को नोट किया था कि किस तरह से जब मैं इसको कॉल मैसेजेस खुद से नहीं भी करती ना तब भी मुझसे चला जाता था कि मैंने करा कॉल किसी और को है, लग गया है इसको, मैसेजेस इसको नहीं करे मैं चला गया इसको। तो ये चीज़ें तो मैंने काफ़ी टाइम तक ऑब्जर्व करी ना कि ये तो हो रहा था और मेरे कंट्रोल के बाहर था। उसके बाद में जब मैं उससे जिम में मिलती हूँ जहाँ पर उसने हैंड शेक के लिए हाथ बढ़ाया, मेरा हाथ अपने आप आगे बढ़ जाता है। तो ये इन चीज़ों से मैं डरी हुई थी और मुझे ये था कि नहीं, ये होना नहीं चाहिए, इसलिए आप इसको मुझसे दूर रखना। अब अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम हो तो आपसे आपकी लाइफ में ये प्रोटेक्शन ही होती है। लेकिन हाँ, आपको फील होगा। क्यों? क्या होता है, जो कार्मिक ट्विन फ्लेम होता है उसमें सेम लेवल की इंटेंस फीलिंग होती है। वो भी आपसे बात करना चाहता है लेकिन उसको भी अंदर ईगो होती है और वो ट्रिक्स्टर होता है और आपने उसे आज तक चेस करा है जबकि मैंने तो नहीं करा था। तो आप पहले से रीच आउट कर रहे हो तो वो तो यही एक्सपेक्टेशन लगाएगा और लगाएगी कि आप ही रीच आउट करो। और अब यहाँ पे आपने इस साइकिल को कितना लंबा टाइम खींचा है, ये भी कार्मिक साइकिल है, ये आपको एंड करना पड़ता है। मैंने भी तो एंड ही करा था। तो कार्मिक साइकिल तो आपको एंड करने ही पड़ते हैं। तो जो नंबर्स मुझे शुरुआत से दिखाई पड़ने शुरू हुए हैं अवेकनिंग के बाद से, वो आज भी दिखते हैं। और वो जो फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, जैसे 69 नंबर में बहुत दिखता था मुझे ना, जब मैं कार्मिक ट्विन फ्लेम से डिटैच हो जाती हूँ तब उसके बाद से वो नंबर जितना फ्रीक्वेंटली मुझे दिखाई पड़ता था उसमें कमी आ जाती है। मतलब दिखाई पड़ता है लेकिन अब उतना नहीं दिखता है। और डिवाइन मैस्कुलिन का क्या है कि मैं अभी उन्हें जानती हूँ, वो मुझे नहीं जानते हैं। अभी मेरा चेहरा उन्हें रिवील नहीं करा गया। क्यों? क्योंकि वो 3 साल का जो एज गैप है ना, उसके अकॉर्डिंग हमारी लाइफ में सिचुएशंस चल रही है, तो वो अपने टाइमिंग पर ही होगा। तो अब एंजल नंबर दिखाई पड़ते हैं तो मैं उनको जाकर चेक नहीं करती हूँ, मिररिंग नंबर से बिल्कुल भी नहीं चेक करती हूँ कि इसके पीछे का क्या मैसेज है। क्यों? क्योंकि मेरी लाइफ में जितनी करेक्शंस मुझे करनी थी वो मैंने कर ली है और ये नंबर दिखाई पड़ते हैं और जब तक हम धरती पर रहेंगे तब तक ये दिखाई पड़ते रहेंगे। तो इसके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आप अपना इनर वर्क शुरू करो। आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी आदतों को आपको सुधारना है। तो 5 एरियाज मैंने आपको बताए हैं, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल एंड स्पिरिचुअल। इन सारे एरियाज पे जब आप मास्टरी करते हो तब जाकर आपका रियूनियन होता है। तो अब वही चीज़ है कि मेरी लाइफ में एक चीज़ पेंडिंग है और वो भी डिवाइन की वजह से पेंडिंग है, मेरी अपनी वजह से पेंडिंग नहीं है। और उसमें डिवाइन मैस्कुलिन की एक सिचुएशन है, तो वो सब कुछ बहुत परफेक्टली अलाइंड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं है। तो लेकिन आप काम तो करना शुरू करो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी तक एक भी एरिया में उन्होंने ढंग से काम नहीं करा होगा। मास्टरी तो बहुत दूर की बात होती है। लेकिन हाँ, जैसे कि मुझे एंजल नंबर्स जब भी दिखाई पड़ता है, दिन में आज भी बहुत बार दिखाई पड़ता है और एक पर्टिकुलर सीरीज चल रही है, तो मैं हर एंजल नंबर पे ज़रूर से ज़रूर ग्रैटिट्यूड शो करती हूँ। अगर आपको कोई विश भी मांगनी है तो भी आप मांग सकते हो। जब भी आपको एंजल नंबर दिखाई पड़ता है वो आपकी अपनी इच्छा है। लेकिन मेरा ये है कि मैं शुरू से ग्रैटिट्यूड शो करती हूँ जब से एंजल नंबर दिखाई पड़ना शुरू करा है और आज भी करती हूँ। और फिर से बोलती हूँ कि आपको अपनी लाइफ का पता होना चाहिए, कौन से एरिया में कहाँ पर आप स्टैंड करते हो और कहाँ पर आपको पहुँचना है। दोनों स्टेजेस का आपको पता होना चाहिए, तभी जाकर आप अपना इनर वर्क ढंग से कर पाओगे। जब पता ही नहीं है कहाँ पे पहुँचना है तो क्या करोगे? थोड़ा बहुत करा फिर छोड़ दिया। तो जब क्लैरिटी रहती है तो उसको वहाँ पर पहुँचने में भी हमें आसानी हो जाती है।
सो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।